सोचिए जरा, एक कंपनी जिसका काम सिर्फ मुनाफा कमाना है, वो एक पूरे देश पर कब्जा कर लेती है। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये कहानी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ये कहानी है कि कैसे उन्होंने डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर, मतलब कलम और तोप के दम पर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने काबू में कर लिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या ये बस यूं ही हो गया, अ सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स, या इसके पीछे कोई वेल थॉट आउट प्लान था, एक पूरी स्ट्रेटजी थी? चलिए इस पूरी प्लेबुक ऑफ कॉन्क्वेस्ट को परत दर परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ। तो इस कहानी को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम देखेंगे कि उनकी ये एम्पायर बिल्डिंग की प्लेबुक आखिर थी क्या। फिर बात करेंगे कि कैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए बिना लड़े ही जीत हासिल की। इसके बाद हम देखेंगे वो बड़े बड़े युद्ध जो उन्होंने अपना दबदबा कायम करने के लिए लड़े। हम ये भी देखेंगे कि क्या ये खेल भारत के लिए नया था। फाइनली इस पूरी जीत की लेगेसी क्या रही, उस पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेते हैं, भारत पर जो ब्रिटिश कब्जा हुआ वो कोई ओवरनाइट इवेंट नहीं था। अरे ये तो एक शतरंज के खेल जैसा था, जिसकी हर चाल, हर मूव बहुत पहले से सोची समझी गई थी। ये एक पूरी स्क्रिप्ट थी जिसे बहुत ध्यान से लिखा गया और फिर स्टेज पर निभाया गया। और इस स्क्रिप्ट के कह सकते हैं दो मेन कैरेक्टर्स थे। एक तरफ थी उनकी डिप्लोमैटिक कनिंगनेस, मतलब चालाक कूटनीति, और दूसरी तरफ थी उनकी जबरदस्त मिलिट्री पावर। एक ने कागज पर संधियों के जरिए राज्यों को अंदर से खोखला किया और दूसरे ने बैटलफील्ड पर हर ऑपोजिशन को खामोश कर दिया। तो पहले बात करते हैं डिप्लोमेसी वाले हिस्से की, यानी अनुबंध से जीत, कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए जीत। ये ब्रिटिशर्स का शायद सबसे डेडली वेपन था, क्योंकि इससे वो बिना एक भी गोली चलाए राज्यों की सॉवरेनिटी, उनकी आज़ादी ही छीन लेते थे। चलिए देखते हैं कैसे। और इस खेल में उनका सबसे बड़ा टूल था लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडियरी अलायंस। मजे की बात यह है कि यह आइडिया असल में फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स का था, लेकिन वेलेस्ली ने इसे परफेक्ट कर दिया। ये एक मीठे जहर जैसा था। ब्रिटिशर्स कहते थे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और बदले में भारतीय शासकों को अपनी सेना हटानी पड़ती थी, ब्रिटिश सेना का खर्च उठाना पड़ता था और अपनी फॉरेन पॉलिसी का कंट्रोल भी उन्हें देना पड़ता था। मतलब अपनी आज़ादी बेचकर सुरक्षा खरीदना। और ये सब्सिडरी अलायंस का प्लान अरे जंगल की आग की तरह फैला। 1798 में हैदराबाद ने इसे एक्सेप्ट किया और फिर तो जैसे एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। मैसूर, अवध, पेशवा, एक के बाद एक सब इस जाल में फंसते गए। बस एक इंदौर के होलकर्स थे जिन्होंने साफ साफ इस ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, जहां सब्सिडरी अलायंस काम नहीं आई, या कह लें कि डिप्लोमेसी का नकाब हटा, तो ब्रिटिशर्स ने अपना अगला दांव खेला, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तो सीधे सीधे राज्यों को हड़पने का एक लीगल एक्सक्यूज था। रूल बड़ा सिंपल था, अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है, मतलब डायरेक्ट मेल एयर नहीं है, तो उसका राज्य सीधे ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाएगा। और इस पॉलिसी का इफेक्ट बहुत ही डेवस्टेटिंग था। 1848 में सतारा से शुरुआत हुई और फिर झांसी, नागपुर। डलहौजी ने एक के बाद एक कई राज्यों को निगल लिया। और हाँ, जब ये रूल भी काम नहीं आता था तो वो कोई और बहाना बना लेते थे। जैसे 1856 में अवध को मिस गवर्नेंस यानी कुशासन के नाम पर हड़प लिया गया। इससे साफ पता चलता है कि ब्रिटिशर्स के लिए एंड रिजल्ट मैटर करता था, तरीका नहीं। तो देखिए, दोनों पॉलिसीज में फर्क था। सब्सिडियरी अलायंस में इनडायरेक्ट कंट्रोल था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में डायरेक्ट एनेक्सेशन। एक का बहाना प्रोटेक्शन था, तो दूसरे का एयर की कमी। लेकिन इंडियन स्टेट्स के लिए नतीजा एक ही था, अपनी आज़ादी का खत्म होना। ये एक ऐसा खेल था जिसमें उनकी हार पहले से ही तय थी। लेकिन डिप्लोमेसी हमेशा काम नहीं करती, और जब डिप्लोमेसी फेल होती तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी असली ताकत, अपनी मिलिट्री पावर दिखाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाती थी। तो अब आते हैं इस प्लेबुक के दूसरे चैप्टर पर, वॉर्स फॉर डोमिनेंस। देखिए, भारत को कॉन्कर करने से पहले ब्रिटिशर्स को अपने सबसे बड़े यूरोपियन राइवल को रास्ते से हटाना था, और वो थे फ्रेंच। ये राइवलरी लड़ी गई कार्नेटिक वॉर्स में। 3 बड़े युद्ध हुए और आखिर में ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ भारत में फ्रेंच पावर का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। फ्रेंच को हराने के बाद अब अंग्रेजों का सामना हुआ भारत के सबसे ताकतवर किंगडम्स में से एक से, किंगडम ऑफ मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान से। इन्हें हराना आसान नहीं था। चार खूनी युद्ध लड़ने पड़े। ये एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई थी जो 1799 में टीपू सुल्तान की मौत के साथ खत्म हुई। और हार की कीमत सिर्फ जान और जमीन नहीं थी। सोचिए जरा,
तीसरे एंग्लो माइसोर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य तो देना ही पड़ा, साथ ही 3 करोड़ रुपए का वॉर इंडेमनिटी मतलब युद्ध का हर्जाना भी देना पड़ा। उस जमाने में 3 करोड़, ये रकम आज के हिसाब से अरबों में होगी। ये बेसिकली दुश्मन को फाइनेंशियली क्रश करने का तरीका था। पर ब्रिटिशर्स के लिए भारत में शायद सबसे बड़ा चैलेंज थे मराठास, एक ऐसी पावर जिसने मुगल्स को भी लगभग घुटनों पर ला दिया था। मराठास को हराने के लिए 3 बड़े युद्ध हुए और इन एंग्लो मराठा वॉर्स के जरिए ब्रिटिशर्स ने सिस्टमैटिक तरीके से मराठा पावर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और फिर ए फाइनल क्लीन अप, एक एक करके बाकी बचे सारे राइवल्स को भी रास्ते से हटा दिया गया। नेपाल के गोरखास, पंजाब के सिख्स और जो थोड़े बहुत यूरोपियन ट्रेडर्स बचे थे जैसे डच, सबको या तो हरा दिया गया या काबू में कर लिया गया। भारत का नक्शा अब पूरी तरह बदल चुका था। अब ये सोचना बहुत नेचुरल है कि ब्रिटिशर्स कोई यूनिक पावर थे, लेकिन क्या सच में ऐसा था? हाँ, उनके तरीके बहुत सिस्टमैटिक थे, पर इंडिया में एम्पायर बिल्डिंग का ये खेल कोई नया नहीं था। सच तो ये है कि ब्रिटिशर्स ने उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाया जो यहां पहले से मौजूद थी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, शाहजहां के बेटों के बीच जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुई थी उसे देखिए। 1 साल के अंदर 5 बड़ी लड़ाइयां। इसने पावरफुल मुगल एम्पायर को अंदर से कितना कमजोर कर दिया। ये ठीक वैसी ही इंटरनल फाइटिंग थी जिसका फायदा उठाना ब्रिटिशर्स ने 1 सदी बाद सीखा। असल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर बाबर तक भारत में एम्पायर बिल्डर्स की एक लंबी हिस्ट्री रही है। ब्रिटिशर्स इस खेल में बस नए खिलाड़ी थे, पर हाँ, एक बड़ा फर्क था। वो एक एम्पायर की तरह नहीं बल्कि एक कंपनी की तरह सोच रहे थे और काम कर रहे थे, एफिशिएंसी के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ और प्रॉफिट के लिए एक रूथलेस ड्राइव के साथ। तो आखिर में इस पूरी प्लेबुक का रिजल्ट क्या निकला? इन सभी ट्रीटीज, पॉलिसीज और वॉर्स का एंड रिजल्ट क्या था? इसने सिर्फ भारत का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि भारत की तकदीर को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कोट इस पूरी कहानी को परफेक्टली समराइज करता है। ये सिर्फ मिलिट्री फोर्स नहीं थी और ना ही सिर्फ चालाक डिप्लोमेसी। ये इन दोनों का एक डेडली कॉम्बिनेशन था, बल और धोखे का संयोजन। और इसी कॉम्बिनेशन ने एक ट्रेडिंग कंपनी को एक विशाल एम्पायर का मालिक बना दिया। और ये हमें एक आखिरी और काफी जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बनाना, लीगल एक्सक्यूजेस का इस्तेमाल करना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से राइवल्स पर हावी होना, इस प्लेबुक के ये हिस्से क्या आज भी पावरफुल एंटिटीज अलग अलग तरीकों से दुनिया में इस्तेमाल नहीं कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।